नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज साइंस के नेक्स्ट सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ध्वनि से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर ध्वनि। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है, आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है, पहले पूरा क्वेश्चन देखिए अच्छे से। ठीक है, तो किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि द्वारा वो निर्धारित करते हैं कि उनका शिकार कहाँ पे है। ठीक है, कौन कौन? चमगादड़ और डॉल्फिन। इसी वजह से प्रतिध्वनि द्वारा ही चमगादड़ रात में उड़ सकती है। आपको पता है ना, चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है। चमगादड़ अपने मुंह से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है, जिस आवाज़ की आवृत्ति कितना होती है? 20,000 किलो हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज सॉरी या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। वही ध्वनि किसी सामने वाली वस्तु से टकरा के आती है तो उसको पता चलता है कि सामने कोई वस्तु है, जिसकी वजह से वो अपना शिकार कर पाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिध्वनि के द्वारा वो निर्धारित करती हैं। कौन? चमगादड़ तथा डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है? पहले पूरा क्वेश्चन देखिए। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, अपश्रव्य तरंग क्या होती है? ठीक है, पराश्रव्य क्या होती है, अश्रव्य क्या होती है? इनकी आवृत्ति को आप याद रखिएगा। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितने? 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसी को हम बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, इससे अधिक होती है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इसी को हम क्या करते हैं? सुन सकते हैं। तो केवल इसको सुन सकते हैं। ठीक है, ना ही अपश्रव्य को सुन सकते हैं, ना ही पराश्रव्य को सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, अभी बताया है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। क्या नहीं हो सकती है? नहीं सुनी जा सकती है। तो इसका आंसर नंबर 20 सही है। अब पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये कौन छोड़ता है? डॉल्फिन और कौन? चमगादड़। इस तरह की आवृत्ति, इस तरह की आवाज़ कौन निकाल सकता है? डॉल्फिन और चमगादड़। तो पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अच्छा, आइए समझते हैं ध्वनि। पहले हम दो तरह की तरंगे जानते हैं। कौन कौन सी? एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। क्या? अनुदैर्घ्य तरंग। दूसरा होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, अब तरंगे ध्यान समझिएगा। तरंगे दो तरह से चलती हैं। एक तो ऐसे, ठीक, ऊपर नीचे। दूसरी ऐसी तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। जो इस वेब में चलती है उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी चीज़, एक तरंग ऐसे चलती है, सीधा स्ट्रेट चलती है, इसको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि एक प्रकार की क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक, और प्रकाश एक प्रकार का क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और अनुदैर्घ्य तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, किसकी? माध्यम, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं बिना माध्यम का नहीं चल सकती। कहने का मतलब अनुदैर्घ्य तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंगे कहीं भी चल सकती हैं। याद रखिएगा। तो पूछा है ध्वनि किस तरह की तरंग है? तो ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये कैसे चलती है? अपने संचरण की दिशा में ही चलती है, यानी ऐसे ही चलेगी, न कि ऐसे। याद रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ठीक, तो किस तरंग का? अवरक्त तरंगों का। अवरक्त तरंगे मतलब वो पराश्रव्य तरंगों से भी बड़ी उनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो रात दृष्टि के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सी सही है।
क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक जैव पद्धति जिसमें पराफ्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, किसमें किया जाता है? सोनोग्राफी में। किसमें? सोनोग्राफी में ही हम पराफ्रव ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। अब पराफ्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। ये ध्वनियाँ कौन निकालते हैं? चमगादड़, डॉल्फिन जैसे जानवर निकालते हैं। चलिए, वो इसका यूज़ क्या करते हैं? ये रात्रि में या अपने शिकार का पता लगाने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। बताइए, इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? अब इको साउंडिंग भी क्या होती है? ये भी उसी प्रकार की तरंग है। इनकी आवृत्ति कितनी होगी? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी। याद रखिएगा, 3 चीज़ बता चुका हूँ, एक 20 हर्ट्ज से नीचे, एक 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और एक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? अपफ्रव। इसे क्या बोलते हैं? श्रव्य, जिसे हम सुन सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पराफ्रव। ठीक, तो याद रखिएगा, इको साउंडिंग ध्वनि का प्रयोग किसके लिए करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कॉस्टिंग विज्ञान क्या है? तो स्टैटिक क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा इसको। एक कॉस्टिंग विज्ञान क्या है? ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि में कौन सा गुण प्रभावित होता है? बताइए भैया, वायु में तापमान के परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, उसकी आवृत्ति प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? आवृत्ति प्रभावित होती है। ठीक, याद रखिएगा इसको, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा क्यों? आइए यहाँ एक टॉपिक समझते हैं, अनुनाद क्या होता है? अनुनाद। ठीक, तो देखिए अनुनाद क्या होती है? हर चीज़ों का अपना एक कंपन होता है। ठीक, आप चलते हैं तो उससे भी कंपन होता है। क्या होता है? उससे भी कंपन उत्पन्न होता है। ठीक, और जब किन्हीं दो वस्तुओं का कंपन मैच कर जाता है, जैसे कोई वस्तु मान लीजिए ऐसे कंपन कर रही है और कोई एक और वस्तु इससे इसी तरीके से कंपन कर रही है, तो इन दोनों वस्तुओं की कंपन का समय एक हो गया, तो ये दोनों कंपन मिलके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ के जो चीज़ इतना पहले कंपन कर रही थी अब इतना कंपन करने लगेगी। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? अनुनाद। क्या बोलते हैं? अनुनाद। अब समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश, क्योंकि जब सैनिक पुल पे चलते हैं तो उनके द्वारा कंपन, तो पुल कंपन करने लगता है। अब पुल का खुद अपना एक कंपन होता है, वो भी कंपन करता रहता है, इसलिए उनको पैर मिलाकर नहीं चलने दिया जाता, कहीं अनुनाद की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। अगर अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो पुल का कंपन बढ़ जाएगा और पुल टूटकर गिर जाएगा, और ऐसी घटना एक बार अमेरिका में हो चुकी है। तो याद रखिएगा, जब सेना पुल को पार करती है तो उनको कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल के टूटने का खतरा होता है। तो आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़कियों के कांच एवं कांच के गिलाफ के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यह संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण? अभी बताए हैं, रीज़न वही है कि उसकी गाने की आवाज़ और खिड़कियों की जो ध्वनि है, दोनों की आवृत्ति मैच कर जाती थी और अनुनाद की स्थिति क्रिएट हो जाती थी, जिसके कारण खिड़कियाँ तेज़ी से कंपन करने लगती थी और वो टूट जाती थी। रीज़न क्या है? अनुनाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला भी वही है, याद रखिएगा, अनुनाद। अगला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। बस वही रीजन आप पकड़ लिए होंगे। बात क्या है? अनुनाद के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो व्यतिकरण के कारण वो ध्वनि नहीं सुनाई देती है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण वह ध्वनि नहीं सुनाई देती है। तो याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन,
दो लाउड स्पीकर साफ साफ बजते हैं तो दोनों आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती है, मतलब हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, किसमें क्या बज रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, व्यतिकरण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं एक भी हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है विवर्तन। क्या है, विवर्तन। अब विवर्तन क्या होता है, विवर्तन उसे कहते हैं किसी ध्वनि या प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारे से मुड़कर वापस मुड़कर किसी तीक्ष्ण किनारे पर मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, विवर्तन। जैसे हम कमरे में बात करते हैं और यहाँ पे दीवार लगी रहती है तो हमको तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन ध्वनि सुनाई क्यों, क्योंकि दरवाजे से खिड़की के रास्ते वो मुड़कर पुनः हमारे कमरे में एंट्री कर जाती है, इसलिए वो आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका रीज़न क्या है, विवर्तन। तो आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, डॉपलर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए बोले तो ध्वनि किससे संबंध। अब डॉपलर का प्रभाव क्या होता है, डॉपलर का प्रभाव ये है कि जब कोई वस्तु जैसे ट्रेन इधर आ रही है और आप भी इधर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी अगर ट्रेन हार्न बजा रही थी इसकी ध्वनि आपको धीरे धीरे तेज़ सुनाई देगी, लेकिन जब आपसे दूर जाएगी और आप इससे दूर जाएंगे तो वही ध्वनि धीमे सुनाई देगी। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं और ये ध्वनि से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ध्वनि के लिए सही है। ठीक, तो अभी हम बताएं ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, माध्यम में क्या आवश्यकता है, ठोस, द्रव और गैस। अब जिस माध्यम के अणु जितने पास पास रहेंगे, मॉलिक्यूल जितने पास पास रहेंगे, उस माध्यम में ध्वनि उतनी तेज़ी से संचरित होगी। अब मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो किस में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होगी, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, जितना सघन माध्यम उतनी ही ध्वनि की स्पीड ज़्यादा, जितना विरल माध्यम उतनी ही ध्वनि की स्पीड कम, और जहाँ माध्यम ना हो वहाँ ध्वनि संचरित ही नहीं हो सकती। जैसे निर्वात में ध्वनि नहीं संचरित होती है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं आइए। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, जी नहीं। गैसों में अधिकतम और द्रव में न्यूनतम, जी नहीं। ठोसों में अधिकतम, द्रव में न्यूनतम, जी नहीं। गैसों में अधिकतम और ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होती है। ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल पास पास वहाँ ध्वनि तेज़ी से संचरित होगी, जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर वहाँ ध्वनि धीरे धीरे संचरित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राडार की कारण प्रणाली किस पर निर्भर करती है। तो राडार क्या करता है भाई, कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जाता है तो एक प्रकार की प्रतिध्वनि छोड़ता है। प्रतिध्वनि बोले तो पराश्रव्य तरंगे निकालता है। ठीक है, जो जाता है उस हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से टकराता है और पुनः वापस आता है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई वस्तु जा रही है या कोई वस्तु है। यानी रेडियो तरंगों के परावर्तन पे कार्य करता है। कौन, राडार की कारण प्रणाली परावर्तन पे कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समयांतराल कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा, मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समयांतराल 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो हमें प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। ठीक, तो 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें व छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है। आप लोग गए होंगे किसी सिनेमा हॉल में तो देखे होंगे, जो ऑडिटोरियम होता है या सिनेमा हॉल होता है उसकी दीवारें थोड़ा अजीब किस्म की खुरदुरी बनाई जाती हैं या फोम वोम लगा के बनाई जाती है। इसका रीज़न ये है कि ताकि इको ना उत्पन्न हो। ठीक, यानी ध्वनि टकरा के वापस ना आए। ठीक, तो क्या होता है, ध्वनि आती है दीवार पर टकराती है, चूँकि वहाँ पे खुरदुरी बनी हुई है या फाइबर की ग्लास वगैरह लग रहे हो, क्या करते हैं उस ध्वनि को सोख लेते हैं और वापस लौट कर जाने नहीं देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्रतिध्वनि नहीं उत्पन्न होती है और हमें अच्छे से आवाज़ सुनाई देती है। तो आइए अब आंसर देखते हैं। ऑडिटोरियम को सुंदर बनाने के लिए, जी नहीं। निर्माण की लागत को कम करने के लिए, जी नहीं। निर्माण की लागत तो बढ़ी जाएगी। ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा के लिए, जी नहीं। ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकने के लिए भी समझाएं, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है। तो याद रखिएगा 1/10 सेकेंड तक रहता है। अब प्रतिध्वनि सुनने के लिए 1/10 सेकेंड से अधिक टाइम लगना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। अब सोनार क्या होता है? सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग, यानी जो नाव चलाते हैं समुद्र में उनके द्वारा सोनार का यूज किया जाता है। अब सोनार का काम क्या है? वो भी एक प्रकार की ध्वनि छोड़ते हैं जो क्या होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं और अपनी नाव को चलाते हैं। तो क्या होते हैं, अगर समुद्र के अंदर अगर वो डूब कर चला रहते तो आगे कोई चीज़ है कि नहीं ये उनको दिखाई नहीं देता है, इसी पद्धति से पता चलता है। वो एक प्रकार की पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं जो जाता है उस वस्तु से टकरा कर पुनः आता है। अगर कोई वस्तु आगे रहती है तो हमें पता चल जाता है कि आगे कोई वस्तु है और नाव को इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से लेकर जाना है। तो किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा जो समुद्र में अपनी जहाज़ों को चलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अनुकरण काल तथा हाल के आयतन के बीच का संबंध किसने दिया था? याद रखिएगा कौन दिया था? कौन दिया था? शवीन ने दिया था। याद रखिएगा अनुकरण काल और हाल के आयतन के बीच का संबंध कौन दिया था? शवीन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक, मैक संख्या। अब आपको ये अच्छे से समझा दे रहे हैं मैक संख्या होती क्या है। देखिए मैक संख्या बराबर होती है, मैक नंबर बराबर होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड बटा साउंड की स्पीड। फिर से याद रखिएगा मैक संख्या बराबर ऑब्जेक्ट की स्पीड बटा साउंड की स्पीड, इसे बोलते हैं मैक संख्या। वही पूछा है वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। और मैक संख्या से ही आपके एरोप्लेन फाइटर प्लेन की वेलोसिटी को मापा जाता है। अगर मैक संख्या, याद रखिएगा, अगर मैक संख्या 1 से कम हो तो ऐसी स्पीड को बोलते हैं सबसोनिक विमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसोनिक विमान। याद रखिएगा, लिख लीजिए। अगर मैक संख्या, या लिख लीजिए इसको, 1 के बराबर हो तो ऐसे विमान को बोलते हैं ट्रांससोनिक विमान। क्या? ट्रांससोनिक विमान। ठीक, दो चीज़। अगर मैक संख्या 1 से अधिक हो तो ऐसे विमान को बोलते हैं, 1 से अधिक हो 5 के बराबर या 5 से कम मैक संख्या हो और 1 से अधिक हो तो ऐसे विमान को बोलते हैं सुपरसोनिक विमान। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक विमान। अगर मैक संख्या 5 से अधिक हो तो ऐसे विमान को बोलते हैं हाइपरसोनिक विमान। ठीक, और मैक संख्या बराबर क्या होती है? ऑब्जेक्ट की स्पीड बटा उसी माध्यम में साउंड की स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं? मैक संख्या बोलते हैं। अगर ये 1 के बराबर तो फिर ट्रांससोनिक विमान, अगर वो 1 से कम तो सबफोनिक, अगर वो 1 से अधिक 5 से कम तो फिर सुपरफोनिक और 5 से अधिक तो फिर हाइपरफोनिक बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैक संख्या। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्वनि या प्रदूषण की माप को किससे मापा जाता है? क्या है क्वेश्चन? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। यही ध्वनि की तीव्रता की इकाई भी है क्या? डेसिबल। याद रखिएगा, सब जगह कहीं डेसी लिखा है, कहीं फान लिखा है, कहीं डेसिमल लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए किसमें? डेसिबल में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 होती है और WHO के अनुसार हम 75 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। उससे ऊपर की ध्वनि हमारे लिए हानिकारक होगी, या फिर 90-100 से ऊपर की ध्वनि आदमी को पागल तक बना देती है। ठीक है, तो साधारण बातचीत की ध्वनि क्या होती है? 30 से 40 डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करती है। मतलब कैसे हम जान पाते हैं कि महिला बोल रही है और एक पुरुष बोल रहा है? फ़ोन पे भी हमको पता चल जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? तारत्व, पिच। क्या है? पिच। और पिच क्या होती है? तारत्व क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति होता है। क्या होता है? आवृत्ति। यानी जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसकी पिच ज़्यादा, जिसकी आवृत्ति कम उसकी पिच कम। यानी महिलाओं की आवृत्ति ज़्यादा होती है और पुरुषों की आवृत्ति कम होती है, और महिलाओं की ध्वनि की पिच ज़्यादा होती है और पुरुषों की कम होती है। इसी वजह से हम महिला और पुरुष की ध्वनि में अंतर कर पाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तारत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है
ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो बस वही क्या, तीव्रता। महिलाओं की ध्वनि पतली और पुरुष की ध्वनि मोटी, क्योंकि उनकी आवृत्ति कम होती है। चलिए अगला, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों? क्योंकि उनका तारत्व अधिक होता है या आवृत्ति अधिक होती है। तो आंसर 1। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। अगला है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की आवाज़ घटती है, क्यों? अब बता चुके हैं, क्या रीज़न है? डॉपलर इफेक्ट। क्या रीज़न है? डॉपलर इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता। लो भैया आ गया, क्यों? क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पे कोई माध्यम नहीं है। चंद्रमा पे कुछ है ही नहीं, वहाँ गैसें ही नहीं है, ठोस तो है ही नहीं, द्रव तो है ही नहीं, गैस तो है ही नहीं। तो वातावरण में जब गैस ही नहीं है तो वो सुन नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है? माध्यम नहीं है। तो आंसर देखिए, ध्वनि प्रचारित करने के लिए वहाँ कोई माध्यम नहीं है। तो आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि टकरा के वापस आएगी तो क्या होगा? प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि का परावर्तन ही ध्वनि के प्रतिध्वनि का कारण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? जान जाइए भैया इसको भी। अगर प्रतिध्वनि आपको सुनना है, ई को सुनना है, तो जो भी परावर्तक सतह है और जहाँ आप बैठे हैं कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए? 17 मीटर या 56 फीट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन भाई? देखते हैं, सब हो गया था, ये भी हो गया था। हो गया, ये है, हो गया था। आइए यहाँ पे, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? अभी बताए थे। पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ चला जा रहा है क्वेश्चन? रिलैक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, पराभव तरंगों द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि तरंग वेग भी और आवृत्ति यन और तरंग दर लेमडा में क्या संबंध है? तो भी बराबर होता है यन लेमडा, जहाँ क्या है? भी वस्तु का वेग, यन आवृत्ति और लेमडा तरंग दैर्घ्य है। तो भी बराबर यन लेमडा। तो आंसर नंबर 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो अभी हम फार्मूला पढ़ें, भी बराबर यन लेमडा। यहाँ कहीं दाब आया है? यानी दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ध्वनि के स्पीड पे, तो इसका आंसर क्या होगा? वही होगा 332 मीटर ही प्रति सेकंड। बल्कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे वायु में ध्वनि की चाल 0.061 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ जाती है। टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक में काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका रीज़न क्या है? वही बात है कि प्रकाश भैया तेज़ गति से चलता है और ध्वनि धीमे गति से चलती है। प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है, ध्वनि की स्पीड कम होती है। प्रकाश की वेग 3.10⁸ होती है, लेकिन वही ध्वनि का 332 मीटर होती है। तो आंसर क्या है? प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। इसीलिए जब बादल गरजते हैं तो पहले प्रकाश दिखाई देता है, बाद में ध्वनि सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न, सबसे ज़्यादा किस में? ठोस में, और सबसे कम किस में? गैस में। वही दिया है, भिन्न भिन्न होता है गैसों में सबसे अधिक, भिन्न भिन्न होता है द्रव में, भिन्न भिन्न होता है और ठोसों में सबसे अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं किससे? ध्वनि की चाल से अधिक चाल पे। तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल भी बताए हैं। सबसोनिक क्या होता है, हाइपरफोनिक क्या होता है, ट्रांसफोनिक क्या होता है, सबफोनिक क्या होता है। तो जो ध्वनि की चाल से अधिक, अच्छा इनका मैं पूछूँ कि
मैक संख्या क्या होगी, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी इनकी मैक संख्या। ठीक है, तो पराध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से अधिक पे उड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका, अल्ट्रासोनिक वे का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कभी कभी आपके यहाँ लोग बेचने आते हैं कि कीड़े भाग जाएंगे, मच्छर भाग जाएंगे, और उसको जैसे बिजली में लगाते हैं तो एक प्रकार की आवाज़ निकलती है। वो आवाज़ क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव होती है। ठीक है, जो उनको सुनाई देती है और वो भागते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। तो ध्वनि की हमको लग रहा है कि 40 से 45 क्वेश्चन था। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ध्वनि का नहीं आएगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए, समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है आज मैं आपके पास एक और वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, जो वीडियो होगा, आपका चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो वीडियो हो सकता है कि मैं रीजनिंग का लेकर आऊँ और कैलेंडर पे। तो देखते हैं, शाम तक पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।